कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा तय, और चर्चा का विषय है सूक्ष्म सिंचाई योजना। क्योंकि भाइयों, अपने हरियाणा प्रदेश में जो भूमिगत जल है उसका स्तर लगातार गिरता जाने लग रहा है, और ये जो है एक चिंता का विषय भी बन गया है। तो सूक्ष्म सिंचाई योजना किस तरह किसान भाइयों खातर लाभकारी रहेगी, क्या ये योजना है, किस तरह किसान भाई आवेदन कर सकते हैं, तो इस बारे में करेंगे चर्चा भाइयों। तो सूक्ष्म सिंचाई योजना भाइयों, सामान्य तौर पर भाइयों जो बागवानी की जो फसल है उसमें उर्वरक और पानी देने की जो सबसे बढ़िया और सबसे जो आधुनिक विधि है वह सूक्ष्म सिंचाई योजना ही मानी जावे है। और इस प्रणाली के तहत भाइयों कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में भाइयों कम से कम जो है पानी देकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्षेत्र में हम सिंचाई कर सके हैं। और इस प्रणाली में भाइयों पानी न हम ट्यूबवेल तय पाइपलाइन के माध्यम तक खेत में जड़ भी हमने जरूरत है वहाँ तक आसानी से हम पानी न पहुँचा सके हैं, जिससे पानी का वाष्पीकरण नहीं होता और पानी का जो बर्बादी है वो कम तक कम हुआ है। और अनुमान ये है कि भाइयों अगर हम सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30 से 40% तक हम जो है पानी की बचत कर सकें। और बात करें भाइयों कि जो सरकार है वो प्रति बूंद अधिक फसल के मिशन के अंतर्गत जो है फुहारा है और जो टपका सिंचाई की प्रणाली है उसने बहुत बढ़ावा दे रही है। और ये तो आप सब जाना भी हैं कि भारत में जो अपने खेती में जो सिंचाई खातर जो कच्ची नाली है जिन हम खाड़ कहते हैं, तो खाड़ी में जो पानी हम पहुँचावे हैं तो उसकी वजह से 30 से 40% तक ज़्यादा पानी बर्बाद हो है, क्योंकि पानी का वाष्पीकरण हो जाए, पानी हवा में उड़ जाए तो वो सारा पानी बेकार जावा है। तो ऐसे में अगर हम सूक्ष्म सिंचाई जो तकनीक है उसका हम इस्तेमाल करें तो इससे किसान भाइयों का पानी का बहुत ज़्यादा बचाव हो सका है। तो इसमें मुख्य रूप से जो सिंचाई की जो प्रणाली है वो हम दो तरह की प्रणाली इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो है फव्वारा सिंचाई और दूसरी है टपका सिंचाई प्रणाली। तो बात करें भाइयों जो फव्वारा सिंचाई प्रणाली है उसके लाभ क्या हैं। तो इस विधि में भाइयों जो हम सिंचाई कर रहे हैं तो जल का जो प्रबंधन है हम बड़ा आसानी तक कर सके हैं, क्योंकि फसल उत्पादन खातर भाइयों एक तो हमने ज़्यादा क्षेत्र मिल जाए, क्योंकि जो हम खाड़ी बनाओ हैं खाड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं, नाली बनाने की ज़रूरत नहीं, तो वो सारी जगह जो हम खेती खातर इस्तेमाल कर सकें हैं। दूसरा भाइयों पानी का जो लगभग हम 80 से 90% तक का जो भाग है वो सीधा हम पौधे तक पहुँचा हुआ है, जिससे जो पारंपरिक हमारी जो खाड़ी वाला जो सिस्टम है उससे 30 से 40% तक हम पानी ने बचा पाए हैं। इसके अलावा भाइयों ज़मीन हम समतलकरण की भी हमने ज़रूरत नहीं है। अगर ज़मीन ऊंची नीची है या ढलान वाली ज़मीन है तो ऐसी जगह पे भी हम सिंचाई जो है आसानी तय कर सकें। दूसरा भाइयों जो फसलों में कीट है या जो बीमारी लगने का जो खतरा है वो भी फव्वारा विधि तक कम हो जाए, क्योंकि इसमें हम जो है फुहारे के माध्यम तक कीटनाशक और जो दूसरी दवाई है उनका छिड़काव भी आसानी तक कर सके हैं और बढ़िया तरीके तक कर सके हैं। और इस प्रणाली में भाइयों जो फसलों में घुलनशील जो उर्वरक हैं उसका इस्तेमाल करना भी आसान हो जाए है, तो किसान भाइयों का जो है इसमें दुगना फायदा हो जाए। और दूसरी विधि की बात करें भाइयों वह है टपका विधि तय सिंचाई करना। इस प्रणाली में भाइयों सिंचाई करने खातर हम जो वो अपनी जो परंपरागत विधि है उसकी तुलना में लगभग लगभग आधा पानी बचा लें, यानी कि 50% पानी की हम बचत कर रहे हैं अगर टपका विधि से हम सिंचाई करें तो। क्योंकि भाइयों इसमें पानी जो है वो सतह पर नहीं बहता, मिट्टी के ऊपर जो पानी का बहाव है वो ख़त्म हो जाए है, सीधा जड़ में बूंद बूंद जो है पानी गिरा है। और इस प्रणाली तो भाइयों खेत में जो है खरपतवार भी कम हो है, इसलिए जो अपने किसान भाई हैं उनकी जो मेहनत है वो भी बच जाए है खरपतवार निकालने की। और साथ ही भाइयों जो सिंचाई करने के कारण जो भाइयों जड़ के आसपास जो नमी की मात्रा बढ़ जाए है और उससे लवणों की जो सांद्रता है वो बढ़े है, वो भी इससे कम हो जाए है। साथ ही भाइयों इस प्रणाली में जो है सभी तरह की जो मिट्टी है उस खातर भी बढ़िया है, और क्योंकि पानी जो है वो मिट्टी के हिसाब से हम दे सके हैं तो इससे जो है पानी की बचत बहुत ज़्यादा हुआ है। और साथ ही बात करें भाइयों की जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है इसमें हरियाणा सरकार का क्या योगदान है और किस तरह जो है अपने हरियाणा प्रदेश के जो किसान भाई हैं वो लाभ उठा सके हैं। तो हरियाणा जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है इस योजना के तहत जो किसान भाई हैं वो एक तो कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर पाओगे, और साथ ही भाइयों सरकार जो है किसानों को अत्याधुनिक सिंचाई उपकरण भी उपलब्ध करवा रही है, जिसमें किसान भाइयों को 90% जो है सब्सिडी दी जाए है।
इसके अलावा किसान भाइयों को फसल की पैदावार अच्छी होगी और साथ ही जो किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति है वह भी सुधरेगी। और इस योजना में भाइयों केंद्र सरकार भी जो है किसानों के लिए हरियाणा सरकार को 1200 करोड़ रुपए की मदद अलग से देने लग रही है। और सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा और जो ग्रिड है उनको भी ऊर्जा के लिए आपस में आदान प्रदान करके जो है इस योजना को सफल बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा काम करा जा रहा है। और किसान भाई अगर इस योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ लेने खातिर किसान भाई जो है हरियाणा सरकार की जो वेबसाइट कृषि विभाग की उस पर जाकर आवेदन कर सके हैं और इस योजना का लाभ ले सके हैं। और बात करें भाइयों की पात्रता के है कि कौन कौन से दस्तावेज चाहिए इस योजना से जुड़न खातर, तो एक तो आवेदक भाई जो है वो हरियाणा राज्य का अपना स्थायी निवासी हो, साथ ही हरियाणा राज्य के जो किसान भाई हैं वो ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे। और आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, साथ में मोबाइल नंबर है, बैंक खाता पासबुक किसान भाई के पास होनी चाहिए और जो निवास प्रमाण पत्र है, साथ ही ज़मीन के कागज़ हैं और पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है वो लेकर किसान भाई जो हैं अपना पंजीकरण करा सके हैं। और 90% जो है हरियाणा सरकार इसमें सब्सिडी दे हुए है, तो किसान भाई का जो खर्चा है वो ना के बराबर है। और जो पानी की बचत है दोनों विधि में, एक विधि में तो अगर हम फव्वारा विधि की बात करें तो लगभग 30 से 40% हम पानी की बचत कर सके हैं, और अगर टपका विधि तक करें तो लगभग 50% तक किसान भाई जो है पानी की बचत कर सके हैं। या तो भाइयों बात करी सूक्ष्म सिंचाई योजना। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं
और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और भाइयों, अब करें बात कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे एग्री मार्केट ऐप पे, और साथ में चर्चा करेंगे भाइयों आज की नसीहत के तहत बागों की देखभाल कैसे करें, और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में संजीवक खाद के बारे में। और अब करवाऊं भाइयों का मनोरंजन, सुनिए लोग। इतनी बात सुनकर चाप सिंह की अगड़ पड़ोसन इकट्ठी हो गए। कैसे चलती है, क्या गाती है बोला? वे छोटी बड़ी नार मिलके गाँव मंगल चार मिलके मेरे गाँव के सिडार मिलके नई बहू न तारण आई। खड़ी थी डोले के चारों खूट, रही थी रंग चमन का लूट, रही थी रंग चमन का लूट। उठ बहू क्यों ना करने चले, डोले बीच पदम निशियाले, 5 असर पी तेरी पीत से गाले, तेरे मुंह दिखाई। राख्याने के नहीं झोले में, राख्याने के नहीं झोले में, डोले में ते बाहर लकड़ के देखी वीर खड़ी जड़ जड़ के पीतस के पाया में पड़ के एक मोरती पाया पड़ाई। बनरी उरा के सी टोली, बनरी उरा के सी टोली। एक बुढ़िया बोली नजर फला के मुंह दिखलाइए, पल्ला ठाके दीरा में के हाथ लपा के बड़ी मुश्किल ते पुचकारण पाई। छोटी बड़ी नार पढ़कर सोगी, बहुत ही असली देखन जोगी, बहुत ही असली देखन जोगी। सीड़क होगी एक एक के लक्ष्मी चंद के नजर टेक के न्यू के लगाई रूप देख के धन धन तू बहु हसन जाई। और भाइयों, एब करें चर्चा
नई फसल नई उमंग के तहत ढिंगरी खूंब की काश्त में सावधानी। किसान भाइयों, बरसात के मौसम हम खासकर देखा है कि खेता में, जंगल में या जो घरों के आसपास जो दिखाई देवा है उसमें मशरूम या खुम्ब कहते हैं। और प्रकृति में भाइयों लगभग 14 से 15 हज़ार तरह की खुम्ब पाई जाओ हैं। लेकिन भाइयों सारी तरह की जो खुम्ब है वो खाने लायक नहीं होती, क्योंकि कुछ मशरूम जहरीली भी हो हैं। इसलिए बिना जानकारी के अगर हम जंगली मशरूम अगर खा लेंगे तो इससे जो है शरीर में बीमारी आ सके हैं, या जो है जो ज़िंदगी है उस पर भी आफत आ सके है। इसलिए भाइयों बिना किसी जानकारी के किसी जंगली मशरूम जो है उसने ना खावें। इसलिए भाइयों वैज्ञानिक ढंग से उगाई जाने वाली जो खुम्ब है उसने ही हम खाने योग्य समझे। और खुम्ब की भाइयों खेती जो है, जो किसान भाई जिन तरह ज़मीन नहीं है, बेरोजगार युवा हैं या जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके लिए तो आमदनी का बहुत बढ़िया साधन है। क्योंकि इसकी खेती खातर भाइयों जो दूसरी फसल हैं उसकी तरह ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस खातर जो है कच्चे पक्के जो कमरे हैं या कोई झोपड़ी है उसमें बड़ा कम इसमें आसानी से खुम्ब की खेती कर सकें। और अपने देश की जो जलवायु है उसमें अलग अलग तरह की जो है मशरूम की हम खेती कर सके हैं। और जो खुम्ब के मौसम के अनुसार लगातार जो है किसान भाई पूरा साल जो है इसकी खेती कर सके हैं। और अपने देश में तो भाइयों लगभग जो 4 प्रकार की मशरूम है उसकी खेती खूब करी जाव है। एक तो है बटन मशरूम, दूसरी है ढिंगरी मशरूम, और भाइयों तीसरी है दूध छत्ता या जो मिल्की मशरूम इसने कहते हैं, और चौथी है भाइयों धान या पुआल मशरूम। और इसमें तो भाइयों जो ढिंगरी मशरूम है दूसरी मशरूमों की या जो खुम्बियाँ हैं उनकी तुलना में भाइयों या आसानी तो उगाई जा सके है। और ढिंगरी जो है वो खाने में स्वादिष्ट भी है, साथ में सुगंधित भी है, और इसमें पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में है। इसमें वसा और जो शर्करा है उसकी मात्रा कम होने के कारण भाइयों जो मोटापा है, मधुमेह है या जो रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति हैं उन खातर भी ये बढ़िया आहार मानी जावे है। और ढिंगरी की खेती का प्रचलन भाइयों अपने हरियाणा प्रदेश में हाल फिलहाल कम है, लेकिन धीरे धीरे जो है अपने हरियाणा प्रदेश में भी जो है इसकी मांग बढ़ने लग रही है। तो किसान भाई जो है ढिंगरी मशरूम की जो फसल है खेती है उसकी तरफ जरूर ध्यान देवें। बात करें खुम्ब उगाने का सही समय की है, तो खुम्ब की खेती भाइयों बड़ी आसानी से हम मई और जून के महीने ने छोड़कर लगभग सारा साल कर सकते। इसके जो कवक जाल है भाइयों उसको फैलाव खातर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत पड़े है। और पैदावार खातर भाइयों लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 80 से 90% जो है नमी की इसने जरूरत पड़े है। और ढिंगरी जो है भाइयों अपना एक फसल चक्कर लगभग 40 से 45 दिन में पूरा कर ले है, यानी कि हम पूरे साल में कम से कम 5 से 6 फसल जो है ढिंगरी मशरूम की ले सके हैं। बात करें ढिंगरी मशरूम उगाने का तरीका की है भाइयों, तो जो ढिंगरी की काश्त है वो गेहूँ, धान, सरसों का जो भूसा है या मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, केले के पत्ते हैं, गन्ने का छिलका है, सरसों की जो डंठल है या जो सूखा घास है या जो दूसरे प्रकार के पौधे हैं उनके अवशेष पे भी आसानी से हम इन्हें कर सके हैं। और धान की पुआल ने तो 3 से 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े में काट लें, और उसके बाद भाइयों इन टुकड़े ने रात भर पानी में भिगो दें। और ध्यान रखें कि जो अवशेष है वो गिल्ला ना रहे और उस पर किसी प्रकार की फफूंद का असर भी ना हो, यह चीज़ जरूर देख लें। और अगले दिन भाइयों तारों वाली जो जाली है उस पर लगभग 1 घंटा जो है इसने पड़ा रहने दें ताकि जो फालतू पानी है वो नीचे निकल जाए। और जो भाई व्यापारिक स्तर पर ढिंगरा मशरूम की जो है काश्त कर रहे हैं तो वो 200 लीटर पानी का एक ड्राम ले लें और उसमें 90 लीटर पानी में 400 मिलीलीटर फार्मेलिन और 30 ग्राम बावास्टीन के घोल में जो है इस अवशेष ने 24 घंटे तक पड़ा रहने दें। और इस तरह उपचार करने तो भाइयों जो अवशेष है उसमें हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं, फफूंद है, बैक्टीरिया है या जो दूसरे जीवाणु हैं वह ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरे दिन भाइयों इस गीले भूसे या जो पुआल ने जाली या फिर जो डालदार फर्श हो उस पर फैला दें ताकि जो फालतू का पानी है वो निकल जाए और 60 से 70% तक इसमें नमी रह जाए। अब बात करें भाइयों बिजाई किस तरह करनी है, तो जो गिल्ली धान है या जो गेहूं के भूसे में 2% खुम्ब का बीज उसमें मिला दें और इस मिश्रण ने भाइयों 45 सेंटीमीटर लंबा और 30 सेंटीमीटर चौड़े पॉलीथीन के 3/4 भाग में 2 से 3 किलो भूसा जो उसमें अच्छी तरह से भर लें। और इन थैलियों में भाइयों 1-1 सेंटीमीटर आकार के 20 से 25 छेद कर दो ताकि जो पानी है या जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बनेगी जो ज़्यादा मात्रा है वो बाहर निकल जाए। और थैली का जो मुंह है वो धागे या रबर बैंड से अच्छी तरह से बंद कर दो और थैले को किसी हवादार कमरे में रखो जिससे उस कमरे का तापमान एक तो
20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और जो नमी की मात्रा है वो 80% के लगभग रखनी है। और नमी बनाए रखने खातर भाइयों दिन में 1 से 2 बार जो है पानी का छिड़काव या फिर जो है स्प्रे जरूर कर दें पानी का। और पॉलीथीन के जो थैले हैं उनकी जगह पर लकड़ी की पेटी या फिर जो टोकरी है उसका प्रयोग भी करा जा सकता है। और बीज डालन के भाइयों 2 से 3 दिन के बाद तूड़ी या जो पुआल है उसमें सफ़ेद धागे से फिर दिखने शुरू हो जाएंगे। कवक जाल को फैलने में लगभग 12 से 15 दिन का समय लग गया है। जो भूसे में जो है उसने उस भूसे ने वो कड़ा बना दिया है, सख्त बना दिया है। और इस समय भाइयों कमरे में अंधेरा जरूर रखें। और इसके बाद पॉलीथीन के जो थैले हैं उन्हें खोल दें और काट के उसमें तो पॉलीथीन ने हटा दें। इसके बाद भाइयों उसमें फिर 1-1 फुट की जो दूरी है उसमें उन्हें रखें। और कमरे में भाइयों पहले की तरह जो है नमी बनाए रखें, यानी कि पानी का छिड़काव हल्का सा कर दे रहे हैं ताकि 70 जो है 85% तक नमी बनी रहे। और इस समय भाइयों कमरे में थोड़ा सा प्रकाश जो है रोशनी जरूर रखें और कमरे में 1 से 2 घंटे तक हवा जरूर देवें। और बिजाई के भाइयों 20 से 22 दिन के बाद जो है खुम्ब उसमें दिखनी शुरू हो जाएगी और 3 से 4 दिन में जो उसकी वो है तोड़ाई के लायक भी हो जाएगी। और इसकी भाइयों 7 से 9 दिन के अंतर पर 3 से 4 फसल आसानी से किसान भाई ले सके हैं। और बात करें मशरूम की तोड़ाई किस तरह करनी है, तो जो खुम्ब है वो जब पूरी तरह तक पक कर तैयार हो जाए तो उसकी तोड़ाई कर लें। और खुम्ब को मुरझाने से पहला भाइयों बड़े आराम से इसने मरोड़ कर तोड़ लें। और खुम्ब को किसी भी जो हालत में है ना खींच कर ना तोड़ें, इसने मरोड़ कर तोड़ें। और थैली में भाइयों खुम्ब की तोड़ाई जो है छिड़काव से जो पहले कर लें। और मशरूम जो है तोड़ने के बाद भाइयों डंठल के साथ लगे हुए जो भूसा है उसने चाकू तक काट कर उन्हें हटा लें। और जो मशरूम हमने तोड़ ली है उसका हमने भंडारण भी करना है। तो भंडारण भाइयों जो ताज़ा डिंगरी है उसने एक जो छेद वाली जो पॉलीथीन है जिसमें कई सारे छेद कर रखे हैं उसमें भर कर उसमें फ्रिज में हम 2 से 4 दिन तक रख सके हैं। और डिंगरी की जो अलग अलग तरह के व्यंजन है जिस तरह डिंगरी मटर है, डिंगरी आमलेट है, पकोड़ा है, इस तरह भी बनाए उसके जा सके हैं। और डिंगरी ने भाइयों ओवन या धूप में भी हम सुखा सके हैं। और जो सूखी हुई डिंगरी है उसका प्रयोग सब्जी खातर भी करा जा सके है। और डिंगरी का भाइयों अचार है, सूप में है, ये भी जो है बनाए जा सके हैं और ये बड़े स्वादिष्ट भी बने हैं। बस ध्यान ये रखना है भाइयों कि डिंगरी की जो पैदावार है उसके समय अधिक मात्रा में जो है स्पॉन बने हैं, जिसने सुबह उसके जो उत्पादन कक्ष है जिसमें हम पैदावार ले रहे हैं उस पर ध्यान जरूर रखें। समय समय पर उसने देखते रहें, नमी का ध्यान रखें और तापमान का भी ध्यान हमने जरूर रखें। ये तो बात करी भाइयों डिंगरी मशरूम उगाने की विधि। और इन करें भाइयों चर्चा मुर्गियों के रोगों से रक्षा और उनकी देखभाल। किसान भाइयों खेती बाड़ी के साथ साथ हम पशुपालन का काम भी कर रहे हैं, मुर्गी पालन का काम भी कर रहे हैं। तो मुर्गियों में भी कई बार देखा जाओ है कि कई तरह की बीमारी आ जाए हैं, उनके लक्षण हमने पहचानने जरूरी हैं और समय पर उसका निदान भी हमने करना है। तो मुर्गियां में गमबोरा रोग या जो इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ जो है एक तरह का रोग है। और ये रोग भाइयों संक्रामक और विषाणुकृत रोग है। और इस रोग की जो तादाद है वो भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये जो है मुर्गियों में रोग पाया जावा है। और इस बीमारी में जो गमबोरा रोग है इसलिए कहूँ है क्योंकि भाइयों सबसे पहली बार ये जो है जिला गमबोरा में जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है वो देखा गया था, तो इसलिए इस बीमारी का नाम फिर गमबोरा बीमारी पड़ गया। और भाइयों गमबोरा रोग जो है एक भयंकर रोग है क्योंकि इसमें प्रभावित जो चूजे हैं उनकी मृत्यु दर लगभग 20% तक हो जाए है और जो जीवित चूजे हैं उनकी बढ़ोतरी रुक जाए है। इसके अलावा भाइयों जो चूजे हैं उनकी बीमारी में लड़ने की जो ताकत है वो भी कम हो जाए है। और अक्सर जो है जो दूसरे जो चूजे हैं उनमें भी बीमारी बड़ी तेज़ी से फैले है। और ये जो रोग है मुख्य रूप से जो है जो कुकुट हैं उनमें प्रभावित करे है। लेकिन यह बीमारी जो है अन्य पक्षी जिस तरह टर्की हो गया, बत्तख है और फिंचडेंस है उनमें भी यह बीमारी पाई जावे है। और मुर्गियों में भाइयों यो रोग लगभग जो है मुख्यतः 3 से 6 हफ्ते तक के जो चूजे हैं उनमें ज़्यादा प्रभावित करे है। और 3 हफ्ते से जो छोटे चूजे हैं उनमें बीमारी जो है वो कई रूप से देखी भी जावे है। और ये रोग जो है भाइयों 3 महीने तक जो है पक्षियों ने प्रभावित करके रखा है। ये बात करें भाइयों इस रोग के कारण के हैं। जो गमबोरा रोग है इसका विषाणु भाइयों स्थायी और कठोर किस्म का विषाणु है जो कि आम रसायनों से निष्क्रिय नहीं होता है, यानी कि जो हम आम रसायन इस्तेमाल करें तो उससे ख़त्म नहीं होता। और बीमारी एक बार मुर्गी फार्म में आने के बाद इसने ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाए। अगर एक बार बीमारी फैली
तो इस बीमारी को रोकना मुश्किल हो जाए भाई। और इस रोग का संक्रमण एक जो है फ्लोक से लेकर अगले फ्लोक में बड़ी तेजी से फैल रहा है और जो मुर्गी पालक है उसको लगातार नुकसान होता चला जाए। और ये बीमारी भाइयों साल में किसी भी समय पास का है। इस रोग का विषाणु जो संक्रमित दाना है या फिर जो पीण का पानी है उसके द्वारा फैल रहा है। और इस रोग का भाइयों संक्रमण जो है अंडे के माध्यम से नहीं होता। मुख्य कारण है खाना और पानी। और इस रोग का विषाणु भाइयों बीट द्वारा जो है प्रभावित जो चूजा है उससे बाहर निकल जाए है और जो है जो दड़बे का मल है या दाना है, पानी है या जो हमारा वातावरण है और जो मुर्गी फार्म है उसके जो उपकरण हैं उन सब में संक्रमण फैलाता है। इनकी उनके माध्यम से एक जगह तो दूसरी जगह चला जावा है। और मुर्गी खाने में इस रोग का जो विषाणु है कई दिन तक जीवित भी रहा है। साथ ही भाइयों जो मील वार्म है या जो माइट्स हैं, इस तरह के जो रस चूसने वाले कीट हैं, वो भी इस रोग के विषाणु ने फैलाने में बड़ी मदद करे। और मुर्गी फार्म में एक बार गमबोरा रोग आ जाए तो इस रोग को जो दोबारा जो चूजे हैं वो अगले समूह तक पहुंचाते हैं और इस बीमारी की जो संक्रमण है वो संक्रमण की गति बड़ी तेज हो जाए। रोग के लक्षण की बात करें तो भाइयों जो ये रोग है वो ज़्यादातर छोटी उम्र के यानी कि जो 3 से 6 हफ्ते के जो चूजे हैं उन्हें ज़्यादा प्रभावित करे है। चूजे में ढीलापन, सफ़ेद पानी जैसा दस्त आना, दाना कम खाना और उसके जो पंख है वो बड़े अस्त व्यस्त से हो जाए हैं और शरीर के जो पिछला भाग है उसमें गंदापन हो जाए है, आंखें जो है बंद रहने लग जाए हैं और फिर उसके बाद जो है चूजे की मौत भी हो जाए। और संक्रमण के 3 से 5 दिन के अंदर अंदर जो है मृत्यु दर सबसे ज़्यादा देखी जावे है। तो इस रोग के निदान खातर भाइयों एक तो रोग की जांच, उसके लक्षण देखकर तुरंत जो भी चिकित्सक हैं आसपास उनसे जो है संपर्क करें, साफ पानी रखें और जो दाना है वो भी जो है प्रमाणित दाना जो है उन तक खिलाना है और इस समस्या का समाधान हमने करना है। और इसके अलावा भाइयों किसान भाई किसी तरह की अगर कोई खेती बाड़ी से जुड़ी समस्या का समाधान लेना चाहे हैं तो किसान कॉल सेंटर पे कॉल करके जो किसान भाई अपनी समस्या का समाधान ले सके हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। और इसी के साथ भाइयों अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।